ये जो लेक्चर है आज का, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के। ठीक है भाई, इस लेक्चर में हम पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, जिसका नाम है जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, इसका नाम जनरेटिंग फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार सैनी है और डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आज का लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, या फिर आपके जो सिलेबस का लास्ट जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस बुक में आप इस पेपर में आपके दो बुक है। जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपकी दो बुक है, एक तो है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, और सेकंड है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, सेकंड कौन सी है? सेकंड है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टोटल यूनिट है 4। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 4 हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 1 यूनिट है। ठीक है, तो इन 4 में से आपके 3 यूनिट लगभग हो चुकी है और चौथी यूनिट का भी एक पार्ट हो चुका है। सिर्फ एक पार्ट बच रहा है, कौन सा? जनरेटिंग फंक्शन वाला जो चैप्टर है ये बच रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 ही शेष रह रहा है आपके सिलेबस में। अदरवाइज आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर्स है आपके सिलेबस में वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो भी वीडियो है इस चैप्टर की, या बीएससी पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड या सेकंड से रिलेटेड या थर्ड से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं, वो सभी की सभी वीडियो आपको यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में मिल जाएगी। ठीक है, आप यूट्यूब पर जाइए और डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज सर्च कीजिए, आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी, चाहे वो बीएससी पार्ट फर्स्ट की हो, सेकंड की हो या फिर थर्ड की हो। ठीक है, डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको मेरे आने वाली जो भी वीडियो है पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो भी वीडियो आने वाली है उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो। और साथ के साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आपकी वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं या मैथ्स से रिलेटेड जो जो भी टॉपिक्स आते हैं आपके, उनसे रिलेटेड भी वीडियो या 1 या 2 दिन में जल्द ही अपलोड हो जाएंगे चैनल पर। ठीक है, तो उस में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे ट्रिकी लेवल से उन्हें सोल्व किया जाता है, क्या क्या आपको टॉपिक्स करने हैं कि आपके ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं और ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी 1 दिन में। तो आप डीएस मैथमेटिक्स जो क्लासेज का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली जितनी वीडियो आपको सभी उस चैनल पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विविध संख्यांक फलन। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी फर्स्ट डेफिनेशन है विविक्त संख्यांक फलन या डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, देखिए विविक्त संख्यांक फलन होता क्या है? कहने मतलब है तो ये फंक्शन है, एक तरीके से ये है क्या, ये फंक्शन ही है, लेकिन इसको डिफाइन होने के लिए डोमेन और रेंज की क्या क्या पॉसिबिलिटियों को देखिए। आपने धनात्मक वास्तविक संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ले लिया, z प्लस या i प्लस। ठीक है, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, जिसमें संख्या कहाँ से कहाँ होंगी? 0 से लेके इंफिनिटी तक की सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, और साथ के साथ आपने क्या ले लिया? वास्तविक संख्याओं का समूह ले लिया, जिसमें कौन कौन सी संख्या है? जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों है। ठीक है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया f, कहां से कहां? z प्लस से r में। तो z प्लस से r में परिभाषित प्रत्येक फलन, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया f जो कि कहां से कहां है? z प्लस से r में एक फंक्शन डिफाइन किया, तो z प्लस से r में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है? प्रत्येक फलन विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? संख्यांक फलन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना डेफिनेशन क्या है इसकी, कि z प्लस से r में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है? विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है।
या फिर धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित प्रत्येक फलन f क्या कहलाता है, विविक्त संख्यांक फलन या संख्यांक फलन कहलाता है। ठीक है, विविक्त संख्यांक फलन को आप व्यक्त किससे करोगे, ये इसको हमेशा आपको व्यक्त करना है अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से। ठीक है, जैसे ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल जेड से। ठीक है, इनसे व्यक्त करना है। और आपने व्यक्त इनसे करना ही है, लेकिन इसको डिफाइन आपको किस प्रकार से करना है, ये डिफाइन होता है आर की प्रत्येक वैल्यू के लिए। ठीक है, ये जो फंक्शन ए है, फंक्शन बी, फंक्शन सी, फंक्शन जेड, जो भी आपको फंक्शन दिए जाएंगे डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किसके लिए होंगे, ये फंक्शन डिफाइन होंगे आर बराबर 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये किसके एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं जेड प्लस के लिए। मतलब जो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन होगा वो जेड प्लस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, तो इनको व्यक्त किससे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। और ये किसके लिए डिफाइन होता है, आर बराबर 0 को लेकर इनफिनिटी तक जो भी पूर्णांक है उन सब के लिए फंक्शन डिफाइन होंगे। ठीक है, और इनको जैसे मान चलो कि आर पर आपने आर बराबर कोई भी वैल्यू ली है, तो आर पर फलन का मान क्या होगा, आर पर फलन का मान होगा ए आर। ठीक है, आर पर फलन का मान क्या होगा, ए आर होगा। और जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होती जाएंगे वैसे वैसे ही आर की वैल्यू चेंज होती जाएंगे वैसे वैसे ही फलन का मान भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर चेंज करते जाइए, आपको फलन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए आर मिल जाएगी। अब आप देखो भाई जेड प्लस में कौन कौन सी संख्या है, 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो आर बराबर 0 लेते तो फलन का मान कितना है, आर बराबर 0 पर फलन का मान है ए नॉट, आर बराबर 1 पर फलन का मान कितना है a1, आर बराबर 2 पर फलन का मान कितना है a2। ठीक है, ऐसे फंक्शन डिफाइन होगा a0, a1, a2, a3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इनको डिफाइन करने का एक और तरीका देखो, ये फलन किस प्रकार से डिफाइन होंगे, ये फलन डिफाइन होंगे ए आर बराबर a0, a1, a2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इनको इस प्रकार भी आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, आपने धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय लिया। ठीक है, जिसको किससे व्यक्त करते हैं, जेड प्लस से या आई प्लस से। इसमें कौन कौन से पूर्णांक है, कि वे पूर्णांक जो 0 से प्रारंभ होते हैं कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। और साथ के साथ आपने क्या लिया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया, जिसमें कौन कौन सी संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। तो एक फलन जो कि जेड प्लस से आर में परिभाषित है, एक फलन या प्रत्येक फलन जो कि जेड प्लस से आर में परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है, विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है। या फिर ये कह सकते हो कि धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित प्रत्येक फलन विविक्त संख्यांक फलन या संख्यांक फलन कहलाता है। विविक्त संख्यांक फलन या संख्यांक फलन को आप अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं इसको, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। और ये फलन डिफाइन किसके लिए होता है, आर बराबर 0, 1, 2 डॉट 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 जो भी आने वाली उन सभी संख्याओं के लिए। और ये किसको बिलोंग करेंगे, ये जो भी संख्याएं आ रही है ये सभी बिलोंग करेंगे जेड प्लस को। ठीक है, अब मान चलिए आपने आर का मान कुछ भी ले लिया, तो आर का मान आपने जेड प्लस से ले लिया। ठीक है, आर का मान आपने कहां से ले लिया, जेड प्लस से ले लिया। तो आर पर वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, आर पर फंक्शन की वैल्यू होगी ए आर। ठीक है, आर पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए आर होगी। जैसे जैसे आर चेंज होगा, आर का मान जैसे जैसे चेंज होगा फलन की वैल्यू चेंज होगी। आर बराबर 0 लीजिए, फलन की वैल्यू ए नॉट है। आर बराबर 1 लीजिए, फलन की वैल्यू ए1 है। आर बराबर 2 लीजिए, फलन की वैल्यू क्या है, ए2 है। ठीक है भाई, तो ये जो डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन है डिफाइन इस प्रकार से हो रहा है, आर की अलग अलग वैल्यूज के लिए फलन के अलग अलग मान मिल रहे हैं। या फिर आप इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये न्यूमेरिक फंक्शन है ए आर। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन ए आर है, ये डिफाइन किस प्रकार से हो रहा है, सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आता है, आर बराबर 0, तो ए नॉट, a1, a2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन की। तो देखिए डेफिनेशन लिखिए, माना जेड प्लस धनात्मक, माना जेड प्लस
धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, माना z प्लस धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। दैट इज z प्लस बराबर i प्लस बराबर 0,1,2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तथा r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तथा r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तब धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित प्रत्येक फलन क्या कहलाता है? प्रत्येक फलन विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है। विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? विविक्त संख्यांक फलन कहलाता है। ठीक है, विविक्त संख्यांक फलन या संख्यांक फलन कहलाता है। ठीक है, यह आपकी डेफिनेशन हो गई। अब व्यक्त किससे करते हैं ये भी देख लीजिए। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है भाई, छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला छोटे अक्षर कौन कौन से हैं? ए बी सी जो भी है उनसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, और परिभाषित कैसे करते हैं? तो देखिए AR बराबर A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है? ये डिफाइन हो रहा है ईच आर बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए। किसके लिए डिफाइन हो रहा है? ईच आर बिलोंग्स टू जेड प्लस के लिए। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई विविक्त संख्यांक फलन या संख्यांक फलन की। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, उदाहरण। जैसे आपने मान लिया AR बराबर 2r स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, AR बराबर 2r स्क्वायर प्लस 5। ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है? ईच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है संख्यांक फलन का। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है संख्यांक फलन का। ठीक है, अब देखिए सेकंड ले लिया आपने BR। ये मान लिया आपने कि 3r प्लस 5r स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये भी क्या है? संख्यांक फलन है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 7। ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है? ये डिफाइन हो रहा है, आपने मान लिया ईच 1 लेस देन इक्वल टू r बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, मतलब r का मान 1 या 1 से अधिक है और किसको बिलोंग कर रहा है? ये जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। अगर आप ये ना लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिख दो कि ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन हो रहा है? ये r बराबर 0 या उससे बड़ी संख्याओं को या उससे बड़े पूर्णांकों के लिए। और ये भी किसके लिए डिफाइन हो रहा है? कि r की वैल्यू 1 या उससे बड़े पूर्णांकों के लिए ये परिभाषित हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन।
कंप्लीटली विविध संख्यांक फलन होता क्या है। इसके बाद देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ठीक है। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। एक व्यक्ति अपने बचत खाते से एक व्यक्ति अपने बचत खाते में 1,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है। 8वें वर्ष के पश्चात उसके खाते में जमा धनराशि को संख्यांक फलन के रूप में निरूपित कीजिए। संख्यांक फलन के रूप में निरूपित कीजिए। किसके रूप में निरूपित करना है? संख्यांक फलन के रूप में निरूपित करना है या फिर प्रदर्शित करना है, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन हो गया कि एक व्यक्ति है जो कि अपने बचत खाते में क्या करता है, 1,000 रुपये जमा कराता है, ठीक है। कितने % वार्षिक ब्याज की दर से? 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है, ठीक है। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है तो 8वें वर्ष के पश्चात उसके खाते में कितनी राशि होगी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 8वें वर्ष के पश्चात उसके खाते में कितनी राशि होगी, और जो राशि होगी उसको किसके रूप में व्यक्त करना है, आपको किसके रूप में प्रदर्शित करना है? उस राशि को संख्यांक फलन के रूप में प्रदर्शित करना है। किसके रूप में प्रदर्शित करना है? संख्यांक फलन के रूप में प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है। अब देखिए कि उस व्यक्ति ने अपने बचत खाते में कितने रुपए जमा कराए? 1,000, ठीक है। तो उस व्यक्ति के बचत खाते में कुल धनराशि कितनी है? 1,000 रुपये, ठीक है। कितनी धनराशि उसके बचत खाते में? 1,000। और कितने % की वार्षिक ब्याज की दर है? 10% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है। तो उस व्यक्ति के पास जो मूलधन है वो कितना है? उसके पास मूलधन है 1,000 रुपये, ठीक है। जो ब्याज की दर है, ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 10% वार्षिक, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर है। तब देखो प्रथम वर्ष में उसके पास राशि कितनी होगी? प्रथम वर्ष के पश्चात उसके पास राशि कितनी होगी? राशि होगी क्या? मूलधन प्लस ब्याज राशि। क्या होगी? मूलधन प्लस ब्याज राशि। अब देखो मूलधन कितना उसका? मूलधन तो 1,000 रुपये है। ब्याज राशि क्या बन जाएगी? ये हो जाएगा मूलधन इंटू दर बटा 100, ठीक है। क्या बन जाएगा? मूलधन इंटू दर बटा 100। सॉरी, ये साधारण ब्याज नहीं है, ये कैसा ब्याज है? ये जो ब्याज राशि दी गई, ये जो ब्याज दिया गया है
किस अकॉर्डिंग दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। मतलब जो खाते में 1,000 रुपये जमा कराता है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है। ठीक है, मतलब उसने 1,000 रुपये जमा कराए, एक साल के लिए 10% ब्याज पे 1,000 रुपये जमा कराए, फिर एक साल के पश्चात जो राशि मिलेगी अगेन उस राशि का भी क्या करेगा, ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराएगा। फिर 2 वर्ष के पश्चात जो राशि मिलेगी उसको भी किसके मतलब किस दर से वो करवाएगा जमा, 10% वार्षिक दर से अगेन इसको जमा करवाएगा। तो देखिए टोटल जो दर है, जो भी इसका जो राशि आ रही है वो एक वर्ष के पश्चात कितनी राशि आएगी, एक वर्ष के पश्चात आएगी इसके पास 1,000 प्लस 1,000 इंटू दर कितनी है 100/100। तो ये तो कैंसिल हो गया, टोटल क्या बच गया, टोटल बच गया 100 और ये क्या हो गया 1,000, तो ये टोटल हो गया 1100। कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो गया 1100। या फिर आप ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसको यहाँ से देख लो कि यहाँ से अगर आप 1,000 कॉमन लेते हो तो क्या आ रहा है 1,000 इंटू 1 प्लस 10/100। ठीक है, यही आ रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको करना क्या है, इसको कैंसिल करने के बजाय आप यहाँ से 1,000 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो आएगा 1 और यहाँ आएगा 10/100। ठीक है, अब आगे इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000 इंटू 1 प्लस 0.1, मतलब ये हो जाएगा 1,000 इंटू 1.1। ये कितने वर्ष के पश्चात राशि है, ये 1 वर्ष के पश्चात राशि है। अब द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि देखो, द्वितीय वर्ष पे वो कितनी राशि जमा करा रहा है, वो राशि जमा करा रहा है ये 1,000 इंटू 1.1 राशि। तो द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि क्या हो जाएगी, द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि। ठीक है, क्या राशि हो जाएगी उसके पास, अगेन अब की बार मूलधन कितना है, अब की बार मूलधन है 1,000 इंटू 1.1 ना कि 1,000, मूलधन कितना है 1,000 इंटू 1.1। तो अब की बार राशि हो गई टोटल 1,000 इंटू 1.1। ठीक है, फिर ब्याज राशि क्या हो जाएगी 1,000 इंटू 1.1 इंटू दर बटा 100। और दर कितनी है आपके पास, टोटल दर है आपके पास 10। ठीक है, आप देखो 1,000 इंटू 1.1 कॉमन लीजिए दोनों ओर से, तो क्या आ जाएगा 1,000 इंटू 1.1 कॉमन लेते हो तो क्या शेष बच रहा है, इधर तो 1 और इधर बच रहा है 0.1। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 0.1 कितना होगा 1.1, अगेन क्या हो गया, अगेन 1,000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। प्रथम वर्ष के पश्चात तो राशि कितनी आई 1,000 इंटू 1.1 की होल पावर 1, और द्वितीय वर्ष के पश्चात आ गई 1,000 इंटू 1.1 की होल पावर 2। ठीक है, तो आरवें वर्ष के पश्चात कितनी राशि हो जाएगी, आरवें वर्ष के पश्चात टोटल राशि कितनी हो जाएगी, आरवें वर्ष के पश्चात कुल राशि हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 1,000 इंटू 1.1 की पावर आर। टोटल कितनी राशि हो जाएगी 1,000 इंटू 1.1 की पावर आर। दोबारा देखिए, एक व्यक्ति अपने बचत खाते में कितने रुपए जमा कराता है 1,000, किस दर पे जमा कराता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है। ठीक है, और 8वें वर्ष के पश्चात उसके खाते में जमा धनराशि को किस रूप में व्यक्त करना है, संख्यांक फलन के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, संख्यांक फलन के रूप में व्यक्त करना है। अब देखो मूलधन कितना है, यहाँ पे आपके पास मूलधन है 1,000 रुपये। ठीक है, और दर कितनी है, दर है 10%। अब 1 वर्ष के पश्चात वो क्या करता है 1,000 रुपये जमा करता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और फिर 1 वर्ष के पश्चात वो अपने जो भी राशि है वो वापस निकाल लेता है। तो 1 वर्ष के पश्चात कितनी राशि हो जाएगी 10% के अकॉर्डिंग, तो कुछ ना कुछ राशि होगी। फिर अगेन उसी राशि को क्या करता है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है। ठीक है, 2% के 2 वर्ष के पश्चात उस राशि चेंज हो जाएगी, उस राशि में और ब्याज ऐड होकर नई राशि बन जाएगी। ठीक है, फिर क्या करता है, जो नई राशि आएगी उसको अगेन 1 वर्ष के लिए 10% पे जमा कराता है। ऐसे ही वो हर वर्ष क्या करता है, हर वर्ष 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है। ठीक है, और वो जो भी वो राशि जमा करा रहा है, वो जो भी राशि जमा करा रहा है उस पर जो ब्याज मिल रहा है आपको, वो सरल ब्याज नहीं मिल रहा, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कैसे ब्याज मिल रहा है,
चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का मतलब है 1000 जमा कराए 1 साल के लिए 10% से, फिर जो राशि मिलेगी टोटल ब्याज और मूलधन मिला के, फिर उसी राशि को द्वितीय वर्ष में क्या करता है 10% की दर से जमा करता है। फिर द्वितीय वर्ष के कंप्लीट होने के पश्चात ब्याज और मूलधन मिलेगा, तो उनके पास जोड़ने उनके ब्याज और जो भी मूलधन आएगा वो जो राशि आएगी उसको अगेन तीसरे वर्ष क्या करता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कराता है। तो ऐसे ही वो क्या करता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा करा रहा है। ठीक है, देखो उसके पास टोटल मूलधन कितना है 1000 रुपये, ब्याज की दर कितनी है 10% वार्षिक। अब उस प्रथम वर्ष के पश्चात उसके पास राशि कितनी होगी आपको पता है, टोटल राशि होगी मूलधन प्लस ब्याज राशि, मूलधन प्लस ब्याज राशि। मूलधन कितना है 1000 और ब्याज राशि आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मूलधन इंटू दर बटा 100। ठीक है, मूलधन इंटू दर बटा 100। दर कितनी है टोटल 10, तो यहाँ से कॉमन क्या ले रहा है वो 1000, तो क्या शेष बच रहा है 1 + 10 बटा 100 और ये टोटल क्या बन जाएगा 0.1। ठीक है, तो 1000 इंटू 1 + 0.1 तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.1। ठीक है, अब प्रथम वर्ष के पश्चात उसके पास राशि है ना कि 1000 राशि नहीं है, आपके पास राशि ये हो गई। ठीक है, इस राशि को अगेन 10% पे दे रहा है वार्षिक ब्याज में, तो द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि कितनी हो जाएगी 1000 इंटू 1.1 प्लस 1000 इंटू 1.1। राशि क्या है ये है मूलधन, आपकी बात क्या है मूलधन ये, तो मूलधन प्लस मूलधन इंटू दर बटा 100, वही फॉर्मूला अगेन लगा है, मूलधन प्लस ब्याज राशि, मूलधन प्लस मूलधन इंटू दर बटा 100। मूलधन क्या है आपकी बात ये, तो ये हो गया 1000 इंटू 1.1 प्लस 1000 इंटू 1.1 इंटू 10 बटा 100। क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से 1000 इंटू 1.1, तो क्या शेष बच रहा है 1 + 0.1, अगेन क्या बन गया 1000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। अब देखो द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि कितनी है 1000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर, तो 8वें वर्ष के पश्चात कुल राशि कितनी होगी 1000 इंटू 1.1 की होल पावर 8। ठीक है, तो ये जनरेटिंग फंक्शन मिल चुका है। इस जनरेटिंग फंक्शन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि AR बराबर 1000 इंटू 1.1 की पावर 8। ठीक है, जहाँ पे each r क्या है > 1। तो ये आपका क्वेश्चन होता हो, इसका प्रूफ देख लीजिए या सॉल्यूशन जो भी है। देखिए व्यक्ति के पास मूलधन राशि कितनी है, यह आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, व्यक्ति के पास कुल राशि कितनी है या क्या बोलते हैं इसको मूलधन, टोटल है 1000 रुपए। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, वार्षिक ब्याज की दर है 10%। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है 10%। ठीक है, कितनी है 10%। और आपको कैसे ज्ञात करना है, अब हमें 8वें वर्ष के पश्चात कुल राशि को 8वें वर्ष के पश्चात कुल राशि को क्या करना है संख्यांक फलन के रूप में शो करना है या दिखाना है। कुल राशि को संख्यांक फलन के रूप में प्रदर्शित करना है, संख्यांक फलन के रूप में प्रदर्शित करना है। क्या करना है संख्यांक फलन के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब देखो 8वें वर्ष के पश्चात कुल राशि कितनी होगी, तो पहले आप पहले वर्ष में राशि देखिए कितनी होती है, तो आप देखो कि प्रथम वर्ष के पश्चात कुल राशि कितनी है। प्रथम वर्ष के पश्चात कुल राशि आपको पता चली जाएगी, वो किस अकॉर्डिंग फाइंड आउट करो, किस फॉर्मूले से, जो कि सरल ब्याज ज्ञात करता है उसी फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो कि प्रथम वर्ष के पश्चात कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि होगी मूलधन इंटू ब्याज राशि। ठीक है, या फिर मूलधन प्लस ब्याज, कितना हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज।
ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा मूलधन इंटू दर बटा 100। क्या होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ब्याज ज्ञात करने का। लेकिन यहाँ पे समय क्या है, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष है तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे, आप इसको 1 लिख के भी, अगर आप एक समय की जगह 1 लिखते हो 1 वर्ष, तो भी ये क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर बटा 100। तो अभी जो सोल्व किया था उसमें आपको इसलिए नहीं लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम ज्ञात कर रहे हैं, आप ब्याज की जो राशि ज्ञात कर रहे हो वो किस प्रकार से ज्ञात कर रहे हो, 10% वार्षिक की दर से ज्ञात कर रहे हो, तो समय की तो यहाँ पे 1 वर्ष ही आएगा। ठीक है, अब देखो समय टोटल कितना है, 1 वर्ष, मूलधन कितना है 1000, ये हो गया मूलधन 1000 प्लस 1000 इंटू दर कितनी है 10, समय कितना है 1 बटा क्या है 100। ठीक है, तो ये राशि हो गई। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले लीजिए, 1000 कॉमन लेते हो तो क्या बच रहा है 1 प्लस 10 बटा 100। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1000 इंटू 1 प्लस 0.1, या फिर इसको लिख सकते हो 1000 इंटू 1.1। ठीक है, ये लिख सकते हो कि प्रथम वर्ष के पश्चात उसके पास राशि कितनी आ रही है, 1000 इंटू 1.1। कितनी राशि आ रही है, 1000 इंटू 1.1। अब देखो द्वितीय वर्ष के पश्चात राशि कितनी है, द्वितीय वर्ष के पश्चात कुल राशि। ठीक है, कुल राशि कितनी है, देखो द्वितीय वर्ष के पश्चात, अब देखो द्वितीय वर्ष के पश्चात कुल राशि ज्ञात करें तो उससे पहले मूलधन क्या है, अब की बार जो मूलधन है वो 1000 रुपए नहीं है, अब की बार जो नया मूलधन है वो क्या है 1000 इंटू 1.1। ठीक है, नया मूलधन क्या है 1000 इंटू 1.1। ब्याज की राशि कितनी है, ब्याज की राशि सॉरी ब्याज की दर कितनी है 10% वार्षिक। और द्वितीय वर्ष के पश्चात आप कुल राशि ज्ञात कर रहे हो, तो जो ये राशि है ना, ये कितने वर्ष के लिए दी जा रही है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए दी जा रही है। कितने वर्ष के लिए दी जा रही है, ये टोटल 1 वर्ष के लिए ही दी जा रही है। तो द्वितीय वर्ष के पश्चात कुल राशि क्या होगी, कुल राशि अगेन देख लो, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, सॉरी ये तो हो गया मूलधन, ब्याज क्या होगा, ब्याज आपको पता है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो। अब की बार मूलधन कितना है, अब की बार मूलधन है 1000 इंटू 1.1। क्या है 1000 इंटू 1.1 प्लस ब्याज होगा, ब्याज क्या होगा, ब्याज होगा मूलधन, तो मूलधन अब की बार 1000 इंटू 1.1, ब्याज कितना है सॉरी दर कितनी है 100, समय कितना है 1, क्योंकि ये राशि कितने टाइम के लिए दी जा रही है, ये राशि 1 वर्ष के लिए ही दी जा रही है। ठीक है, तो टाइम कितना होगा 1 बटा 100। अब दोनों से को क्या कॉमन आ रहा है, दोनों से कॉमन आ रहा है 1000 इंटू 1.1। क्या शेष बच रहा है, इधर तो बच रहा है 1 और इधर बच रहा है 0.1, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बच रहा है 1000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। ये द्वितीय वर्ष के पश्चात क्या है, राशि है। अतः 8वें वर्ष के पश्चात कुल राशि, 8वें वर्ष के पश्चात, 8वें वर्ष के पश्चात कुल राशि कितनी होगी, कुल राशि होगी कितनी 1000 इंटू 1.1 की पावर r। कितनी राशि होगी 1000 इंटू 1.1 की पावर r। अतः संख्यांक फलन क्या होगा, क्या होगा संख्यांक फलन, अतः संख्यांक फलन AR बराबर 1000 इंटू 1.1 की पावर r होगा। ठीक है, जहां पे r क्या है, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जहां r क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लीजिए। ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 आप कर लेना तो इजीली समझ आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आपकी नई डेफिनेशन देखिए, दो संख्यांक फलनों का योगफल तथा गुणनफल। ठीक है,
नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, दो संख्यांक फलनों का योगफल एवं गुणनफल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है, दो संख्यांक फलनों का, दो संख्यांक फलनों का योगफल एवं गुणनफल। ठीक है, दो संख्यांक फलनों का योगफल एवं गुणनफल। ठीक, अब देखो भाई, दो संख्यांक फलन दिए गए हैं आपको। मान लीजिए आपने क्या क्या मान लिया, ए आर और बी आर। ठीक है, दो संख्यांक फलन कौन कौन से दिए गए, एक तो आपको ए आर दिया गया है और एक आपको दिया गया है बी आर, या फिर स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर। अब इनका आपको योगफल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, इनका योगफल कैसे परिभाषित होता है, किस प्रकार से आप इनका योगफल ज्ञात करोगे, किस प्रकार से आप इनका गुणनफल ज्ञात करोगे। ठीक है, तो वो देखिए, सबसे पहले आपको योगफल से ज्ञात करना है या फिर गुणनफल ज्ञात करना है, तो कम से कम कितने संख्यांक फलनों की आवश्यकता होगी, दो। कितने संख्यांक फलन चाहिए, दो चाहिए। ठीक है, गुणन योगफल गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देखिए। तो देखो भाई, आपको दो संख्यांक फलन दिए गए, ए आर, स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर। ठीक है, मतलब दो न्यूमेरिक फंक्शन दिए गए हैं आपको, स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर। तो इनका जो योगफल है, ठीक है, इनका जो योगफल है और योगफल के पश्चात जो नया संख्यांक फलन है, योगफल के पश्चात जो नया संख्यांक फलन है, वो संख्यांक फलन क्या होगा, वो संख्यांक फलन आपने मान लिया सी आर। ठीक है, या फिर आपकी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो बुक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लो, आपको दो संख्यांक फलन दिए गए ए और बी। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख लो कि दो संख्यांक फलन ए और बी दिए गए हैं, तो इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल होगा सी। किस प्रकार से परिभाषित होगा कि सी बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, कि स्मॉल सी बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। आपको पता है कि दो संख्यांक फलनों का योगफल करोगे तो भी अगले संख्यांक फलन आएगा। संख्यांक फलन को अंग्रेजी वर्णमाला छोटे अक्षर से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सी बराबर स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। ठीक है, तो दो संख्यांक फलनों का योगफल किस प्रकार से परिभाषित करते हो, इस प्रकार से। अब देखो आर पर, ठीक है, आर बिलोंग्स टू जेड प्लस पर संख्यांक फलन का मान कितना है, ए का, ए आर, संख्यांक फलन बी का मान कितना है, बी आर, और संख्यांक फलन सी का मान कितना है, सी आर। ठीक है, तो सी आर किस प्रकार परिभाषित होगा कि सी आर बराबर ए आर प्लस बी आर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आर बिलोंग्स टू जेड प्लस पर संख्यांक फलन सी का मान जो होगा वो ही मान संख्यांक फलन ए और बी का योगफल का होगा। कहने का मतलब है कि आर बिलोंग्स टू जेड पर, ठीक है, आर पर संख्यांक फलन सी का मान क्या है, सी आर है, वो क्या होगा, वो आर पर संख्यांक फलन ए और बी के मानों का क्या होगा, योग होगा। तो दोबारा देख लीजिए, आर पर संख्यांक फलन सी का मान सी आर पर संख्यांक फलन ए और बी के, सॉरी ए आर और बी आर के योगफल के बराबर होगा। दोबारा से सुन लीजिए कि आर बिलोंग्स टू जेड प्लस पर संख्यांक फलन सी का मान सी आर है, तो वो सी आर क्या होगा, उसी आर पर संख्यांक फलन ए और बी के मानों ए आर और बी आर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये संख्यांक फलनों का योगफल हो गया। इसी प्रकार गुणनफल कैसे डिफाइन करोगे, आपने जिस प्रकार से सम किया है उसी प्रकार से गुणनफल डिफाइन कर दो। गुणनफल को आपने किससे व्यक्त कर दिया कि नया जो संख्यांक फलन वो क्या मान लिया, डी। ये डी क्या है, संख्यांक फलन ए और बी का गुणनफल। क्या है ये, संख्यांक फलन ए और बी का गुणनफल है।
अब r बिलोंग्स टू z पर संख्यांक फलन d का मान आपने मान लिया dr, तो ये dr की वैल्यू किसके बराबर होगी, r बिलोंग्स टू z प्लस पर संख्यांक फलन a और b की वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन होगी। संख्यांक फलन a और b के r बिलोंग्स टू z पर वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन होगी। dr किसके बराबर होगा, dr बराबर होगा संख्यांक फलन a और b का r पर जो वैल्यू होगी उसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका दो संख्यांक फलनों का योगफल और गुणनफल डिफाइन हो गया। ठीक है, देखें माना a तथा b, माना स्मॉल a तथा स्मॉल b कोई दो संख्यांक फलन है, कोई दो संख्यांक फलन है। ठीक है, जिनका r पर मान, जिनका r पर मान कितना है, जिनका r पर मान स्मॉल ar व स्मॉल br है। ठीक है, जिनका r पर मान क्या है, स्मॉल ar व स्मॉल br है, तब संख्यांक फलनों का योगफल, तब संख्यांक फलनों का योगफल निम्न प्रकार परिभाषित होता है, निम्न प्रकार परिभाषित होता है, या योगफल व गुणनफल, ऐसे लिखो, फलनों का योगफल व गुणनफल निम्न प्रकार परिभाषित होता है, निम्न प्रकार परिभाषित होता है। ठीक है भाई, किस प्रकार से होता है कि c बराबर तो आपने मान लिया a प्लस बी, डेट इज c बराबर स्मॉल a प्लस स्मॉल b, तथा स्मॉल d बराबर a डॉट b। ठीक है, स्मॉल d बराबर a डॉट b, माना r बिलोंग्स टू z पर c तथा d का मान, c तथा d का मान cr व स्मॉल dr है, तो cr का मान, तो cr का मान, तो cr व dr का मान, ऐसे लिखो, तो cr व dr का मान, dr का मान संख्यांक फलनों a तथा b के rवें मानों का, a तथा b के rवें मानों का योगफल व गुणनफल होता है, योगफल व गुणनफल होता है। क्या होता है कि r पर जो c की वैल्यू है वो c की वैल्यू cr किसके बराबर होगी, r पर जो a और b की वैल्यू होगी ar br उनके सम के बराबर होगी। ठीक है, that is c स्मॉल cr बराबर स्मॉल ar प्लस br और स्मॉल dr बराबर स्मॉल ar डॉट br। ठीक है, each r belongs to z प्लस, each स्मॉल r किसको बिलोंग कर रहा है, z प्लस को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, वो कंप्लीट होता हुआ, और जो भी स्टूडेंट
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ वीडियोज अपलोड होंगी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की, जिसमें 10th स्टैंडर्ड तक की मैथ आती है, जिसमें कि मैथ फर्स्ट और सेकंड होती है। मैथ फर्स्ट में जैसे आपके परसेंटेज है, लॉस प्रॉफिट, सिंप्लीफिकेशन आदि जो भी टॉपिक्स हैं, स्ट्रीम बोर्ड, और सेकंड में जो त्रिकोणमिति, रेखागणित से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, तो इनसे रिलेटेड भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और आपको जो ये सभी वीडियो हैं, ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही कंप्लीट होती हुई, धन्यवाद।